नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज। और वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर नासिक पुणे में एक एफआईआर और महाड़ में 2 एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। राणे की गिरफ्तारी के लिए टीम नासिक रवाना हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इसको लेकर नवाब मलिक का भी बयान सामने आया। और वहीं आपको बता दें, नवाब मलिक ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी का भी मामला सामने आया है। और वहीं पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। और वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान पर विवाद होने के बाद ये घटना सामने आई है। और वहीं उधर नासिक पुलिस नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल गई है। और वहीं आपको बता दें, मुंबई में भी शिवसेना सड़कों पर उतर आए हैं और वहीं राणे की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर यह बवाल हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी के दफ्तर पर पथराव की भी घटना सामने आई। और वहीं आपको बता दें, नारायण के खिलाफ करीब 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और नासिक पुणे में एक और वहीं महाड़ में 2 एफआईआर दर्ज। और सीएम के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें, दरअसल नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया था। और इस बयान में उन्होंने ठाकरे की आलोचना करने के साथ ही उन्हें थप्पड़ तक मारने की बात कह डाली, जिसके बाद राणे के इस बयान के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई और ये हंगामा देखने को मिल रहा है। जिसके बाद आज नासिक पुलिस राणे की गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी है। और वहीं उधर नारायण पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और वहीं बताया जा रहा है कि नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। और वहीं ये पत्थरबाजी का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि महाराष्ट्र से है। और महाराष्ट्र में नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पथराव की घटना सामने आई है। अब वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर घटिया सामग्री से बनाया जा रहा पंचायत भवन और 20 लाख की लागत से कराया जा रहा है निर्माण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधान ने डीएम को पत्र भेजकर की शिकायत और निर्माणाधीन भवन की छत से पानी टपक रहा है और तेज बारिश में पंचायत भवन ढहने की आशंका। और वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि पिसवाना ब्लॉक के हरैया फतेहपुर गांव का ये मामला है, जहां पर निर्माणाधीन भवन की छत से पानी टपक रहा है। और इस वक्त आपको बता दें, इसको लेकर तेज बारिश में पंचायत भवन ढहने की भी आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद डीएम को शिकायत भी की गई है। पिसवाना ब्लॉक के हरैया फतेहपुर गांव का ये मामला है, जहां पर घटिया सामग्री से पंचायत भवन बनाया जा रहा है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बता दें, 20 लाख की लागत से ये निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बारिश के चलते इसके ढहने की आशंका जताई जा रही है। और प्रधान ने डीएम को पत्र भेजकर शिकायत भी दर्ज कराई है। और वहीं आपको बता दें, निर्माणाधीन भवन की छत से अभी से पानी टपक रहा है। और वहीं आपको बता दें, छत ढहने की भी आशंका जताई गई है, जिसके बाद प्रधान ने डीएम को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। और वहीं व्हाट्सएप ने नए फीचर यूजर्स को दिया है, और जिसके बाद से मदद से आप वैक्सीन सेंटर का पता और अपना वैक्सीन स्लॉट आसानी से बुक कर सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए कोविन पोर्टल के जरिए 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति अब कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए अपना वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं और वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आप अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में या स्लॉट बुक करने से संबंध में जानना चाहते हैं, तो आप आसानी से कोविन पोर्टल और व्हाट्सएप के द्वारा दिए गए नए चैट बॉक्स फीचर के जरिए ले सकते हैं। और कोविन पोर्टल पर जाने के बाद आप नज़दीकी टीकाकरण केंद्र का पता
आसानी से लगा सकते हैं। और इसके लिए बस आपको अपने एरिया की पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद आपके एरिया के सभी रजिस्टर्ड टीकाकरण की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और वहीं पिछले साल भारत सरकार द्वारा मिलकर व्हाट्सएप ने कोरोना हेल्प डेस्क लेकर आया था, और अब इसमें ही नए फीचर को जोड़कर व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को नज़दीकी टीकाकरण केंद्र आसानी से खोजने और वैक्सीन के स्लॉट बुक करने की सुविधा प्रदान की है। और वहीं अब अगली खबर बिहार से है, जहां पर बिहार में बंद पड़े दरभंगा, बक्सर और भागलपुर आयुर्वेदिक कॉलेज जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। विभाग के प्रधान सचिव और आयुष निदेशालय के ईडी को भी इसके जरिए जरूरी निर्देश दे चुके हैं। और वहीं ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना में आयोजित सीएमई के उद्घाटन अवसर पर कही है। और उन्होंने कहा कि राज्य में 27 सालों बाद 3,270 आयुर्वेदिक चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई और जल्द ही सभी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पतालों में उनकी नियुक्ति होगी। और यही नहीं, राज्य भर में 55 पीएचसी को वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर वहां भी आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा बहाल की जाएगी। और अब तक 18 पीएचसी वेलनेस इसके माध्यम से आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने आयुर्वेदिक अस्पताल में दंत चिकित्सा इकाई और डिजिटल एक्सरे यूनिट का भी उद्घाटन किया। और मौके पर उन्होंने मरीजों को यहां निःशुल्क एक्सरे की सुविधा देने की भी घोषणा की है। और वहीं मौके पर आयुष निदेशालय के कार्यपालक निदेशक अरविंद सिंह, कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी, अधीक्षक डॉक्टर वीएस दुबे, उपाध्यक्ष डॉक्टर धनंजय शर्मा, दिल्ली से आए विशेष डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, उड़ीसा के डॉक्टर बीडी दास समेत कई विशेषज्ञ इस समारोह में शामिल थे। और वहीं झंझारपुर कोर्ट ने आज परंपरा से हटकर फैसला सुनाया। 5 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शर्त पर एडीजे अविनाश कुमार की कोर्ट ने एक बंदी को सशर्त जमानत दी है। कैदी उपकारा में बंद है और शराब के एक मामले में आरोपित है। सोमवार को आरोपितों को जमानत देने से पहले कोर्ट ने 2 शर्त लगाई है। पहली शर्त है कि बंदी अब से शराबबंदी कानून का पूरी तरह पालन करेगा। और वहीं दूसरी शर्त है कि 5 गरीब परिवार के बच्चों को 3 महीने तक आरोपित निःशुल्क शिक्षा दिलाएगा और 3 महीने बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में जमा करना है। और प्रमाण पत्र में अंकित होगा कि उनके बच्चों को आरोपी ने 3 महीने तक निःशुल्क शिक्षा दिलाया। और एडीजे कोर्ट के इस आदेश की कानून के जानकारों के बीच प्रशंसा भी हो रही है। उत्तराखंड में सोमवार देर रात को मौसम ने करवट बदली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। और वहीं राजधानी देहरादून में आज सुबह बारिश के साथ हुई है और वहीं कई जिलों में बादल भी छाए हैं। उधर मौसम के बदले मिजाज के चलते अगले 24 घंटे में नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज बौछार और गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई। और वहीं देहरादून में अगले 24 घंटों में 1 या 2 दौर की भारी बारिश की संभावना है। और वहीं सोमवार को राजधानी देहरादून के अलावा देहात के कई क्षेत्रों में बारिश हुई और वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तक नहीं हुई। हालांकि आसमान में काले घने बादल छाए रहे। और वहीं राजस्थान के 6 जिलों में पंचायत चुनाव 26 अगस्त से शुरू होने वाले हैं।
3 चरण में होने वाले इन चुनावों में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर के प्रमुख सरकारी हॉस्पिटलों में जांच और ब्लड बैंकों में नियुक्ति करीब 200 से ज्यादा लैब टेक्नीशियनों की ड्यूटी लगा दी है। इससे अब इन अस्पतालों में अगले कुछ दिनों तक जांचें और ब्लड बैंक की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जयपुर के सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में लगे 8 में से 6 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी और इस तरह सवाई मानसिक अस्पताल के न्यूरोलॉजी सेक्शन में बनी लैब जिसमें जीवीएस जैसी महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, उस जांच को करने वाले 6 कर्मचारियों और इन सभी की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है और ये कर्मचारी राउंड द क्लॉक 24 घंटे लैब में जांच करने का काम करते हैं। और इसी तरह जेके लोन हॉस्पिटल में भी न्यूरोलॉजी संबंधी जांच करवाने टेक्नीशियनों की ड्यूटी चुनाव में लगने के कारण यहां भी कई तरह की जांचों का काम प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पद और आदेश के 56 लोगों की नियुक्ति का मामला सामने आया है और वहीं ऑडिट में इसका खुलासा होने के बाद मामले में वित्त सचिव अमित नेगी ने उच्च शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा है, लेकिन मामला नेताओं और अफसरों के चहेतों की नियुक्ति से जुड़ा होने की वजह से पत्र लिखने के 1 साल बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। शासनादेश है कि अगर पद स्वीकृत है तो उन पर भी नियुक्तियां शासन के आदेश के बिना नहीं होगी और ये नियम संविदा, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ नियुक्तियों पर लागू होगा और वहीं स्वीकृत पदों से इतर की गई नियुक्तियां शून्य मानी जाएंगी। और आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर इसी तरह की कोई नियुक्तियां भविष्य में भी की गई हो तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित अधिकारी के वेतन पेंशन से किया जाएगा और इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस आदेश के बावजूद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पद और शासन के आदेश के बिना कई लोगों की तैनाती कर दी गई है। और वहीं आज से 10 साल पहले जिस अगस्ता हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल बाल बचे थे, उस हेलीकॉप्टर को फिर से एक बार अब कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। राजस्थान सरकार इस अगस्ता हेलीकॉप्टर को अब 12वीं बार बेचने का प्रयास कर रही है और पिछली बार इसकी रिजर्व प्राइस 4.5 करोड़ रखी गई थी, लेकिन इस कीमत पर यह नहीं बिका। अब इसकी कीमत और कम करने की तैयारी है। राजस्थान सरकार ने बीजेपी राज के वक्त 2005 में इसे 30 करोड़ में खरीदा था। दिसंबर 2011 से यह हेलीकॉप्टर स्टेट हैंगर पर खड़ा है और धीरे धीरे इसकी कीमत घटती जा रही है। पहले इस हेलीकॉप्टर के सरकार को 14 करोड़ मिल रहे थे, लेकिन सौदा अटक गया। पिछले 8 साल में इसे हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए लगातार प्रयास हुए, लेकिन यह हेलीकॉप्टर नहीं बिका। और वहीं अगस्ता कंपनी ने इस पुराने हेलीकॉप्टर के बदले कुछ और पैसा लेकर नया हेलीकॉप्टर देने की भी पेशकश की थी, लेकिन यह प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया था। ऋषिकेश में थाना मुनिकीरेती अंतर्गत बद्रीनाथ राजमार्ग स्थित मालाकुंटी में गंगा नदी तट पर सेल्फी खींचने के चक्कर में एक पर्यटक झूला पुल से नीचे गंगा नदी में गिर गया और पर्यटक के नदी में गिरने से स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना थाना मुनिकीरेती पुलिस को दी और मौके पर पहुंची थाना मुनिकीरेती पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया, लेकिन पर्यटक का कहीं कुछ पता नहीं लगा। वहीं मुनिकीरेती थाना पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे को उनको सूचना मिली कि मालाकुंटी में कुछ पर्यटक मौज मस्ती की फेर में झूला पुल पर सेल्फी खींच रहे थे। इस दौरान एक पर्यटक का अचानक पैर फिसल गया और वो सीधा गंगा नदी में गिर गया और नदी का बहाव तेज होने के कारण पर्यटक गंगा में ओझल हो गया। और थाना पुलिस ने बताया कि जानकारी के बाद पता चला कि वो अपने जीजा विनोद और दोस्त विक्की निवास पंजाबी कॉलोनी बुलंदशहर के साथ यहां आया था और इस घटना से जीजा बदहास हालत में है
और वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं।